चलिए इधर ध्यान दीजिए। पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ये पहचानने के लिए कि वेव किस तरह से आगे बढ़ती है, वेव का मोशन कैसा होता है और वेव में पार्टिकल का मोशन कैसा होता है ना। जब मैं ये कहता हूँ कि वेव ट्रैवल कर रही है, वेव यहाँ से यहाँ चलेगी, है ना, और एक पर्टिकुलर पार्टिकल पे फोकस करेंगे तो वो उसका मोशन इस तरह से है, पार्टिकल भी फ़िलहाल यहाँ पे, तो उसका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेव के इस पार्ट पे फोकस करेंगे। हमारे पास हम देख सकते हैं क्रेस्ट, यहाँ पे यहाँ ट्रफ फॉर्मेशन हुआ है। ओके, वेव का मोशन कैसा होता है ये समझने के लिए मैं कहूँगा कि आप सिर्फ क्रेस्ट पे यानी क्रॉस पर फोकस करो। एक काम करो, इस पर्टिकुलर क्रॉस पे आपने देखा कि भैया यहाँ एक मीडियम में वेव जनरेट हुई थी, है ना, और ये एक पर्टिकुलर क्रेस्ट था जिसको मैंने क्रॉस से इंडिकेट किया। थोड़ी देर के बाद वो एनर्जी आगे बढ़ी और क्रेस्ट का फॉर्मेशन इधर आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद एनर्जी और आगे बढ़ी और हमने देखा कि वो क्रेस्ट जो यहाँ फॉर्म हुआ था अब यहाँ फॉर्म हो गया। तो आप अगर देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्रेस्ट आगे बढ़ चुका है यहाँ पे, है ना। तो ये जो आप देखते हैं कि क्रेस्ट आगे बढ़ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है वेव का मोशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेव का मोशन। और अगर मैं सिर्फ ये पॉइंट्स पे ध्यान दो, करिए ये डॉट्स पे अगर ध्यान दो मैं आपके, है ना, अगर आप ये डॉट्स पे फोकस करेंगे, ये पॉजिटिव पीक के आसपास कहीं तो भी है, फिर थोड़ी देर के बाद वो कहाँ चला गया? नेगेटिव पीक पे चला गया, फिर वापस से वो कहाँ आ गया? पॉजिटिव पीक के पास कहीं ना कहीं आ गया। मतलब वो क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, फिर वापस ऊपर जा रहा, फिर वापस नीचे आ रहा। मतलब ये पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन। तो इससे हम लोग ये बात समझ में आती है कि वेव हमेशा हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ती है, मगर पार्टिकल वहीं का वहीं क्या करता है? ऑसिलेट करता है। तो बस यही था आपका पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेव। एक दो पॉइंट्स लिखेंगे बस इसके बारे में हम लोग। इन ऑर्डर टू स्टडी to see how the wave travels, in a medium, we focus on crest shown by cross and see how it progress with time, और हम ये देखेंगे कि वक्त के साथ वो कैसे आगे बढ़ता है। However, to see the motion of a particle constituent of the medium, that is particle is focused, denoted by dot. As seen in figure, it oscillates about x axis। जैसे कि हम देख सकते हैं फिगर में कि वो x एक्सिस पे क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, दिस इज इट। ये था हमारा पिक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रैवलिंग वेव। बस ये वेव वेलोसिटी, जब वेव का मोशन हुआ, पार्टिकल का मोशन हुआ, तो उसका मीनिंग क्या होता है? वेव का मोशन हम मतलब क्रेस्ट पे फोकस करते हैं, और पार्टिकल बोले तो कोई भी एक मीडियम का पार्टिकल पकड़ लेते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। तो वेव तो आगे ही बढ़ती है हॉरिजॉन्टल, सीधा लीनियरली, मगर पार्टिकल उसी जगह पे ऑसिलेट करता है। अगला शायद से एम्पलीट्यूड, ये वाली क्वेश्चन है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अगला देखो टाइटल,
एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। डायग्राम सभी का हो गया? फाइव पॉइंट 3.4 एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। है ना? अभी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी वेव, किसी भी वेव का डिस्प्लेसमेंट कैन बी गिवन एज, इस तरह से दिया जा सकता है, y इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। अगर कोई फेज डिफरेंस है, इनिशियल फेज एंगल है तो है ना? अब देखो द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, द मैक्सिमम वैल्यूज बोलना चाहिए, नॉट मिनिमम, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, वैल्यूज ही होना चाहिए, साइन फंक्शन आर +1 एंड -1। तो आपका अगर मैं मैक्सिमम वैल्यूज बोलता हूँ किसी भी साइन फंक्शन के, तो वो क्या आएंगे? +1 एंड -1। अब ये प्लस, आप लोग सोचेंगे सर माइनस तो सबसे कम वैल्यू होगी ना? नहीं, माइनस और प्लस यहाँ डायरेक्शन बताते हैं। प्लस का मतलब होता है ऊपर की तरफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और माइनस का मतलब होता है नीचे की तरफ। अगर मतलब मान लो कोई वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है, तो मैं बोलूँगा वेव के पार्टिकल का, कॉन्स्टिट्यूएंट का ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, तो बोलेंगे ऊपर नीचे अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो +1 का मतलब होता है कि भैया आप वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पर है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर। और -1 का मतलब क्या होता है? आप निगेटिव डायरेक्शन ऑफ, मतलब ये यहाँ पर निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पर है, मतलब एकदम नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये +1 और -1 जो है ये मैक्सिमम वैल्यूज ही है, बस एक ऊपर की डायरेक्शन में और एक नीचे की डायरेक्शन में। आप अगर देखेंगे, आपने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा था x = a sin ω t, उस वक्त ऑसिलेशन कहाँ होता था? अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता था, है कि नहीं? अब यहाँ पर अगर हम लोग, यहाँ पर भी साइन फंक्शन के दो वैल्यूज आते हैं, +1 एंड -1, ये मैक्सिमम वैल्यूज रहते हैं, है कि नहीं? अब हम लोग कहेंगे ठीक है भाई +1 एंड -1 ये दो मैक्सिमम वैल्यूज है, तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई +1 मतलब क्या होता कि भैया ये राइट हैंड साइड में, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू। -1 का मतलब क्या होता? लेफ्ट हैंड साइड में, यानी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब कहते ही नहीं होता कि -1 बोल तो 0 से छोटा होता, वो इंटीजर वाले रूल यहाँ नहीं गुजरना। यहाँ प्लस और माइनस बोल तो क्या है? डायरेक्शन होता बस। तो इसीलिए +1 एंड -1। एज अ रिजल्ट in magnitude the maximum displacement can be given as y equals to just a, y equals to just a इन मैग्नीट्यूड। हाँ, एम्पलीट्यूड हमेशा मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है, माइनस प्लस नहीं लगता उसके अंदर। दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए ऑफ द पार्टिकल, ऑसिलेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ऑसिलेटिंग पार्टिकल of the medium is called as amplitude of the medium, is called as amplitude of the medium। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मीडियम का एम्पलीट्यूड। मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, ये मीडियम ऐसा था, उस वक्त में वेव जनरेट हुई, अब वो इस तरह से ऑसिलेट करने लग गया, इस तरह से वेव जनरेट हुई। मैं बोलूँगा ये क्या है? मीडियम जितना ऊपर से ये पार्टिकल बोले ज़्यादा से ज़्यादा इतने ऊपर जा सकता, तो बोले इसको ही आप क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। दिस इज इट। नेक्स्ट
अगला क्या है? एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, वेवलेंथ एंड एंगुलर वेव नंबर, इसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर को। पहले फोकस हम वेवलेंथ पे करेंगे, फिर एंगुलर वेव नंबर पे करेंगे। पहले आप लिख लीजिए, हुआ बेटा? वेवलेंथ क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ मीडियम having same phase is called as wavelength, जिसे आप लैम्बडा से इंडिकेट करते हैं। तो कोई भी दो पॉइंट्स इन मीडियम में जिनका फेस सेम है, अब ये फेस सेम होने का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कि भैया दो वेव्स है, सॉरी दो पॉइंट्स हैं, उनका फेस सेम है, मतलब उनका ऑसिलेटिंग नेचर कैसा है? सेम है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ एक मीडियम कंसिडर किया और मैंने कहा कि चलो उसमें क्या हुआ, एक वेव जनरेट हो गई, है ना। अब अगर आप देखेंगे, अगर पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल कहाँ पर है? मीन पोजीशन पे। ये वाला पार्टिकल भी कहाँ पर है? मीन पोजीशन पे। मैं पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 और मान लो ये पार्टिकल 4, ये दो 4 पार्टिकल लेता हूँ। क्या लगता है इनमें से कौन से पार्टिकल है जो सेम फेस में है? मतलब उनकी पोजीशन भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम, मतलब आगे जाने वाला डायरेक्शन भी कैसा है? सेम है। क्या लगता है? चारों की सेम है, 1 2 3 4 है, या 1 3 2 4 है, या कुछ और लगे तो आपको वो बता दो कॉम्बिनेशन। किन पार्टिकल्स का फेस सेम है? यानी पोजीशन तो सबका सेम है, मगर सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। चारों भी सेम है, फेस, पोजीशन नहीं, फेस पूछ रहा मैं, ये अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। चारों पार्टिकल्स में किसका फेस सेम है और डायरेक्शन सेम है? अच्छा एक बात बता, इस सेकंड वाले पार्टिकल पे फोकस कर। अभी फिलहाल कहाँ है वो? मीन पोजीशन पे। अभी फिलहाल कहाँ है? मीन पोजीशन। उसके बाद क्या मिल रहा तुमको? नेगेटिव रीजन। ये भी मीन पोजीशन पे है, मगर उसके बाद क्या मिल रहा तुमको? पॉजिटिव रीजन। तुमको मालूम है ना कि जब ये वेव आगे बढ़ेगी, तो क्रेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तुमको नहीं लगता फिर ये पार्टिकल ऊपर जाएगा? उसके बाद जब वेव आगे बढ़ेगी तो ये वाला पार्टिकल कहाँ जाएगा? ऊपर। और जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो ये वाला पार्टिकल भी ऊपर जाएगा क्या? ये नीचे जाएगा, और ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, है कि नहीं?
अगर मान लो कि वेव इधर से आ रही थी, थोड़ी देर के लिए इधर से आ रही थी, है कि? तो अगेन मैं बोलूंगा जब ये वेव आगे बढ़ी तब ये भी पार्टिकल ऐसा नीचे ही जाएगा, है कि? तो यहां पर 2 और 4 का फेस डिफरेंस कैसा, फेस एंगल कैसा है, सेम है तो वो वही पोजीशन पे, मगर मेरे को मालूम है कि भैया वो जब वेव आगे बढ़ेगी, ये जब ऐसा यू, जस्ट अ मोमेंट, है ना? तो इस तरह से जैसा मैं बोलूंगा कि देखो वेव इस तरह से आगे बढ़ने वाली है कि नहीं? तो अभी तो ये फिलहाल मीन पोजीशन पे है, मगर फिर बाद में ये कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, फिर उसके बाद एक वक्त आएगा जब वो नीचे भी आएगा, है कि? इस हिसाब से देखो ना आप, ये वेव यहाँ पर है, मगर जैसे ही ये वेव आगे बढ़ी, ये क्रेस्ट इधर आगे जाएगा तो ये ऊपर ऐसा जाएगा, है ना? और ये कहाँ आ जाएगा फिर नीचे, और फिर ये वाला ऊपर जाएगा। तो देखो इन लोग चारों के चारों कहाँ हैं, चारों के चारों कहाँ हैं, मीन पोजीशन पे, मगर सिर्फ ये 2 वेव पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि कहाँ जाने वाले, पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाने वाले, और ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कहाँ जाने वाले, आगे बढ़ने वाले हैं निगेटिव डायरेक्शन। तो इसीलिए यहाँ पर ये दोनों का कैसा है, फेस सेम है। इवन अगर मैं यहाँ से ऐसी लाइन खींच डालूँ, मान लो ये ऐसी लाइन खींच डालता हूँ मैं, है ना, और आपको मैं कहूँगा कि भाई फिर से मैं 4 पॉइंट्स दे रहा हूँ, इस बार नाम देता हूँ A B C D, और मैं बोलूँगा अब बताओ कि भैया किसका फेस सेम है। पोजीशन तो सबकी सेम है, पोजीशन तो सबकी सेम है, फेस किसका सेम है, तो बोले डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है उसके लिए। तो कौन सा, A और C, B और D, अल्टरनेट वाले रहते हो A और C, क्योंकि तुम मालूम है जब वेव आगे बढ़ेगी तो भैया ये नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, इनका क्या रहता है, सेम। एकदम आसान बनाने के लिए, एकदम आसान बनाने के लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वेवलेंथ क्या रह सकता है, वेवलेंथ इज फॉर सिंप्लिसिटी, wavelength is distance between 2 successive crests and 2 successive trough। एकदम आसान बनाने के लिए आप ये कह सकते हैं वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट एंड 2 सक्सेसिव ट्रफ। ठीक है, देख लो, ये था वेवलेंथ के बारे में। अब आएगा वेव नंबर के बारे में। वेव नंबर और प्रोपगेशन कांस्टेंट। एंगुलर वेव नंबर लिखना चाहिए इसको, ऐसे तो जस्ट वेव नंबर से काम नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पे इन जनरल इक्वेशन ऑफ एनी वेव is given by, in general equation of any wave is given by y equals to a sin kx minus omega t plus phi।
है ना। हमारी ये इक्वेशन होती है किसी भी वेव की इक्वेशन। अब मान लो टाइम की वैल्यू मैंने 0 डाल दिया और फाई की वैल्यू भी मैंने 0 डाल दिया, तो वो वेव की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? इक्वेशन कैसी लिखी जाएगी फिर? y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स करके लिखी जाएगी। ओके अच्छा, साइन फंक्शन कितने एंगल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है? साइन फंक्शन कितने एंगल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है? 180 डिग्री, +1 का -1 होता हो तो साइन फंक्शन कितने एंगल के बाद अपनी वैल्यूज को, पूरी वैल्यूज को वापस से वैसे ही घूम लाता है? 360 डिग्री के एंगल के बाद, एक बार गोल घूमने के बाद पूरा, है ना। अगर मैं देखूंगा साइन 0 0, फिर उसके बाद से जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 90 1, फिर आएगा साइन की सारे वैल्यूज भी माइनस में आना चालू हो जाएंगे और फिर वापस से 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर वापस से माइनस में आना चालू हो जाएंगे, जो भी है। अब ये सारा एक चक्कर जब काट के आता है ना, फिर वापस अगर एक और बार घुमाएंगे तो वही वैल्यूज मिलेंगे आपको। तो 2 पाई एंगल के बाद, बल्कि ट्वाइस ऑफ n पाई, मान लो 4 राउंड भी मार लिया अगर मैंने, है ना, तो भाई क्या होगा आपका? वही वैल्यू रिपीट होने वाली है। तो मैं कहूंगा कि देखो y इक्वल्स टू साइन ऑफ kx, ये तो क्या है बेटा? मान लो कांस्टेंट है, ये नहीं बदलने वाला। सिर्फ बदलने वाला कौन है यहाँ पे? साइन की वैल्यू बदलने वाली है। अब मैंने कहा कि देखो हर 2 पाई एंगल के बाद, हर 2 पाई एंगल के बाद वो वैल्यू रिपीट होती है। जैसे कि मान लो साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। अब अगर मैं बोलूँगा साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 2 पाई, ये कितना होगा? तो बोले वो भी 1/2 होगा, है ना। साइन ऑफ 30 डिग्री 4 पाई करूँगा तो भी 1/2 होगा। साइन ऑफ 30 डिग्री 6 पाई करूँगा तो भी 1/2 होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज मालूम हुआ तुमको। ट्वाइस ऑफ n पाई, सारे वैल्यू सेम आते हैं इसके अंदर। तो मतलब ऐसा है कि आप अगर आप कोई पर्टिकुलर एक एंगल पे आपको एक सर्टेन वैल्यू मिल रही है, अगर आप उस पर 2 पाई करके वैल्यू लगा देंगे, y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस 2 पाई, तो उसकी वैल्यू भी कैसी मिलने वाली है बेटा? फिर आपको सेम मिलने वाली, आई ना बात समझ? अब बल्कि आप ट्वाइस n पाई करके भी लगा दो, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए, जहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3 एंड सो ऑन, तो आपको सेम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वही वैल्यू मिलेगी, है ना। अगर आप बोल रहे हैं कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो साइन 30 प्लस ट्वाइस पाई भी 1/2 होगा, साइन 30 प्लस 4 पाई भी 1/2 होगा, साइन 30 प्लस 6 पाई भी 1/2 होगा, वो हर बार वही 1/2 आता है। चलो ठीक है भाई, मान लिया कि यहाँ पर सेम वैल्यूज होती है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाली इक्वेशन में से k को मैं कॉमन निकालता हूँ। तो मैं लिखूँ, देखो y इज इक्वल्स टू ए साइन, k को मैंने कॉमन निकाला, x प्लस ट्वाइस n पाई अपॉन आपका k, ट्वाइस n पाई अपॉन k, ठीक है। ये इधर का हो गया कितना? वेवलेंथ वाला। चलिए ध्यान दीजिए, ओके। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, मतलब ये पॉइंट्स जितने भी, मतलब ये एंगल के जितने भी पॉइंट्स है, उन सब का डिस्प्लेसमेंट कैसा बेटा आ रहा? सेम आ रहा है ना। सबका y का वैल्यू कैसा आएगा? सेम आएगा। तो मैं बोलूंगा देखो भाई, एक अगर पार्टिकल की पोजीशन x है, दूसरे पार्टिकल की पोजीशन ट्वाइस पाई प्लस के एक्स है, और तीसरे पार्टिकल की पोजीशन ट्वाइस पाई मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा? 2 कितना हो जाएगा? 4 पाई। देखो एक मिनट बता देता हूँ मैं, के एक्स, या फिर जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको डायग्राम से ही बता देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मान लो कि ये वाला पार्टिकल है ना, इसकी पोजीशन क्या है? x है। तो ये वाले पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी बेटा? ये हो जाएगी x प्लस ट्वाइस पाई। मैं पूछूंगा अच्छा ठीक है, ये वाले पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा? x प्लस ट्वाइस पाई मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि क्या हो जाएगा? 4 पाई।
अच्छा ठीक है, ये वाले पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएंगी बेटा, x प्लस ट्वाइस पाई मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 6 पाई। अच्छा मैं बोलूंगा ये वाले पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी, x प्लस ट्वाइस पाई मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि क्या हो जाएगा 8 पाई। अब देखो आप ये सभी पार्टिकल्स की खासियत देखो, ये सबके सब कहां पर है, सबके सब कहां है, क्रेस्ट में है। अरे सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे है या नहीं है, सबके सब पार्टिकल कहां है, क्रेस्ट पे। सबका डिस्प्लेसमेंट एक जैसा है, डिस्प्लेसमेंट बोलते हो नीचे से ऊपर का, उसको बोलते डिस्प्लेसमेंट। मैं बोलूँ यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बोले y। इसका कितना हुआ, बोले y। इसका कितना हुआ, तो बोले y। इसका कितना हुआ, y। इसका कितना हुआ, y। है ना, तुमको नहीं लग रहा कि सबका कैसा है, सेम आ रहा है यहां पर, है कि। अब अगर मैं बोलूंगा कि मुझे कैलकुलेट करना है मिनिमम डिस्टेंस, है ना, तो मैं बोलूंगा ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस between 2 points having same phase, minimum distance between 2 points having same phase can be given as तो भैया दो पॉइंट्स जिनका सेम फेस रहेगा उनके बीच में का मिनिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, तो बोले यार मिनिमम डिस्टेंस तो ये रहेगा, इसको बोल सकता है मिनिमम डिस्टेंस, ये वाला पार्ट ये रहेगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग सेम फेस, है ना। एक क्या है, x है, इसकी पोजीशन क्या है, x प्लस ट्वाइस पाई है ना, x प्लस ट्वाइस पाई अपॉन के, सॉरी अपॉन के है सबके, ये वाला फॉर्मूला है ना, x प्लस ट्वाइस पाई अपॉन के सबके। तो बोले देखो यार मिनिमम डिस्टेंस ये आएगा इस तरह से। अच्छा बोले मिनिमम डिस्टेंस इस तरह से आएगा, मतलब n की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा आपको, 1। तो भैया आपने n की वैल्यू 1 डाला, मैं कहूँगा देख भाई ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का मिनिमम डिस्टेंस है ये, जो कि सेम फेस में। अब अगर मैं कहूँगा देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सेम फेस में है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेस में है ना, अरे भैया ये पॉजिटिव पीक पर ये भी पॉजिटिव पीक पर है ना, बिल्कुल एक जैसा नेचर है ना, मैं ये डिस्टेंस निकालूंगा तो ये भी वही बताएगा, मगर क्या मिनिमम लेवल पे होगा, क्या मिनिमम लेवल पे होगा, क्या नहीं, अरे भैया मिनिमम कम से कम डिस्टेंस होगा ना अपना, है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा देखो भाई ये भी डिस्टेंस अगर निकालूंगा तो ये सेम फेस, दो पॉइंट्स जिनका फेस सेम है वो डिस्टेंस हुआ, इनका भी निकालूंगा तो बोले भैया वही होगा, है ना, कि भैया दो पॉइंट्स जिनका उनके बीच का डिस्टेंस जिनका फेस सेम है, मगर मुझे क्या चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वो एडजस्टमेंट वाला लेना पड़ेगा। अगर एक पोजीशन x है तो दूसरी क्या होना चाहिए, x प्लस 2 पाई अपॉन के, है कि नहीं। n की वैल्यू आपको क्या डालना पड़ेगा, 1। अच्छा इस मिनिमम डिस्टेंस हैविंग सेम फेस उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो भैया दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, तो बोले देखो भाई आपको x प्लस 2 पाई अपॉन के, x प्लस 2 पाई अपॉन के, इसमें से इस x को माइनस करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर माइनस करने के बाद क्या आएगा, तो x प्लस 2 पाई अपॉन के माइनस x कैंसल, लैम्बडा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन के और k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा। और ये हमारा इक्वेशन आ गया प्रोपोगेशन कांस्टेंट का, है ना, या जिसको अपन कहते हैं एंगुलर वेव नंबर। ये इक्वेशन था अपना खास, देख लो, वो याद है कि मैंने बताया था k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा लिखते पर, ये उसका प्रूफ है, डेरिवेशन है, लिख लो। Here k is propagation constant, SI unit रेडियन पर मीटर, या सिर्फ मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, रेडियन को अवॉइड भी कर सकते हैं। डायमेंशन L-1, L-1, ये इसका डायमेंशन रहेगा।
ठीक है, अगला टाइटल नंबर। हाँ, मूव हो गया, अभी हुआ कि बहुत पहले से? ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट। फिफ्टीन पॉइंट थ्री पॉइंट, अब कौन सा नंबर है? 6। वो है क्या फेस एंड फेस डिफरेंस? द इक्वेशन ऑफ बेटा इधर ध्यान दो ना, थोड़ी देर की बात रहती क्लास में, तुम लोग बातों में बिजी है उसमें। द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय, एक सिंपल हार्मोनिक वेव प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन आप इस तरह से देते हैं, y x comma t is equals to a sin y x comma t is equals to a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। इमेजिन कर लो ये पूरा आपका वेव का इक्वेशन है, जहाँ पर वेर के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव ज़ीरो, जिसको आप सिंपली अकेले को 5 से बोल सकते हैं, इज द फेस एंगल ऑफ द गिवन वेव। एक वेव की जो है वो फेस एंगल है ना, विच रिप्रेजेंट्स, जो कि क्या बताता है, रिप्रेजेंट्स the position and direction of any oscillating particle। किसी एक पार्टिकल का वो पोजीशन और साथ ही साथ क्या बताता है, डायरेक्शन भी बताता है ऑफ एनी ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ये तो हो गया फेस के बारे में। अब अपने को जानना है फेस डिफरेंस के बारे में। ये हो गया उधर का सॉरी, राइट साइड का हो गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 होता है, एज के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव ज़ीरो इज इक्वल्स टू 5। जैसे कि हमने इसको फेस डिफरेंस को, ये 5 को इस इक्वेशन से दे दिया है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव ज़ीरो। डिफ्रेंशिएटिंग, पार्शियली डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी। जब आप टाइम से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो बाकी टी को छोड़ के सब के सब आपके लिए क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट।
एक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, फाइव भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी ये आपको क्या देगा, आपको देखो एक्स तो कांस्टेंट हो गया तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, फाइव का डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा 0, और बचेगा सिर्फ माइनस ओमेगा, और टी का डेरिवेटिव हो जाता है 1, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा फाइव इज इक्वल टू माइनस ओमेगा डेल्टा टी। ओके, आप सब लोग ध्यान दीजिए इधर। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना। 2 को फिर से डिफरेंशिएट करो पार्शियली, मगर इस बार सॉरी x के साथ, t के साथ हो चुका पहले, अब इस बार आपको x के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो बोले अब क्या इक्वेशन रहेगा, अब जब तुम x के साथ करे तो t तुम्हारे लिए कांस्टेंट हो गया, है ना। तो ये फिर 0, ये भी 0, पार्शियली कर रहे हैं ना आप लोग। तो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 1। तो therefore डेल्टा फाइव इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। अब देखो तुम्हारे को थोड़ी देर पहले की बात है ना, कि आपने k की वैल्यू निकाले थे, वो 2 पाई बाय लैम्बडा था। तो दैट इज डेल्टा फाइव इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा x, है ना। अब यहाँ पर डेल्टा फाइव मतलब क्या होता है, फेज डिफरेंस। तो मैं लिखूंगा फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस। ये आपको वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में भी फॉर्मूला यूज होता, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है डेरिवेशन, है ना। उसमें कहीं बताया हुआ भी नहीं है, वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल में टपकता है अचानक। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको बता दिया, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा ऑफ पाथ डिफरेंस। समझे ये कैसे आया। आपने एक जनरल वेव की इक्वेशन पकड़े, इनिशियल फेस एंगल को 5 बोले, ये पूरा फेस एंगल 5 बोले। पहले तो ये बता दिए फेस एंगल करता क्या है, वो बताता है किसी भी पार्ट जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है उसकी पोजीशन और उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बता देता है। अब उसके बाद अब जैसे कि आपने इस पूरे एंगल को फेस एंगल बोले, अब इससे पार्शियली डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू टी। अभी तो फिलहाल इससे कुछ ऑब्टेन नहीं हुआ, बस अपन ने बताया टी से डिफरेंशिएट करके क्या आएगा। फिर उसको एक्स से डिफरेंशिएट करें तो ये इस तरह से इक्वेशन है, डेल्टा एक्स को इधर भेजे, के को मालूम आप लोग लैम्बडा बोलते हैं, तो ये इस तरह से इक्वेशन आता है, फाइनल इक्वेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी, लास्ट पॉइंट पीरियड कॉमा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव।
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में मान लो टाइम है इस बार, ओके। एक्स एक्सिस पे इस बार टाइम है, हमेशा ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे है क्या, उसके हिसाब से सब कुछ रहता है। वेव को हमेशा दो रेफरेंस में पढ़ा जा सकता है, एक पोजीशन के रेफरेंस में और एक टाइम के रेफरेंस में, ठीक है। तो देखो मान लो थोड़ी देर के लिए मैं नंबर देता हूँ ताकि आसानी जाए। वन सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। अपने को मालूम है कि ये जो पार्ट है ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड इंडिकेट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप पोजीशन के हिसाब से ग्राफ देखोगे, पोजीशन के हिसाब से ग्राफ देखोगे तो वो ये बताते जाएगा कि भैया देखो अभी फ़िलहाल है ना, जब आप पोजीशन के हिसाब से देखते हो तो टाइम कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब टाइम को क्या कर देते हैं, फिक्स। थोड़ी देर के लिए वक्त को क्या कर दो, रुका दो, है कि नहीं। और अब हर एक पार्टिकल का पोजीशन देखो क्या क्या है। अच्छा ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है कि नहीं, समझ में आ रहा क्या। ये ग्राफ को समझो बेटा, अगर ये ग्राफ के जब वेव का ग्राफ बन रहा है ना आपका, ये वाई लिखा हो, ये तो वाई से लिखा रहेगा, मगर वेव का ग्राफ बन रहा तो एक्स जब देख रहे आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, मतलब क्या है, आप पोजीशन बदल बदल के देख रहे। अगर पोजीशन बदल बदल के देख रहे, देखो वेव का फंक्शन किस पे डिपेंड करता, पोजीशन पे और टाइम पे। अब एक इक्वेशन में एक तो एक्स रहेगा ग्राफ में या फिर टाइम में, दोनों में से कोई। तो मैं अब किस पे फोकस कर रहा, एक्स पे। तो जब मैं एक्स पे फोकस करूंगा तो टाइम मेरे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। टाइम तो वैसे कांस्टेंट रहता नहीं, मतलब इमेजिन कर लो, है ना, तुम्हारे भाई टाइम मशीन आ गई, तुमने वक्त को पूरा रुका दिया। अब ये ग्राफ ऐसे ही रुक गया। अब आप देख रहे अच्छा ये कहां पर है, ये है। अच्छा वो अगली पोजीशन वाला पार्टिकल कहाँ है, तो बोले ये है। वो बाजू वाला वो दूसरी पोजीशन वाला पार्टिकल यहाँ है, वो उसकी आगे की पोजीशन वाला पार्टिकल कहाँ है, इधर है। तो आप क्या कर रहे हैं, वो रस्सी है जो पूरी गई हुई है ना, वक्त को रुका दिया। आप यूं ऑसिलेट कर रहे थे, आपने अचानक से वक्त को रुका दिए और एक एक को देख रहे, ये पार्टिकल इधर है, ये उधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, इधर गया, है ना। आपको पूरी वेव का शेप पता चल रहा है, एक एक पार्टिकल कहाँ कहाँ है वो पता चल रहा है। अब आपने क्या करे, अब किसको बदल रहे आप, टाइम को। अब किसको बदल रहे आप, टाइम को बदल रहे। अब अगर टाइम को चेंज कर रहे तो आपको पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। बात समझ रहे कि नहीं आप। जब आप टाइम को चेंज कर रहे, आप टाइम बदल बदल के देखेंगे ना, तो अब आप क्या करेंगे, पोजीशन को कांस्टेंट कर देंगे। मतलब देखो अगर यहां से वहां तक एक रस्सी है, अगर आपको मान के चलो, तो आप सिर्फ रस्सी के एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। बात समझ रहे क्या। जब आप पोजीशन के साथ देख रहे थे तो आप किसको देख रहे थे, पूरी रस्सी को देख रहे थे, है ना। मगर आप जब टाइम के साथ देख रहे तो अब आप क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट कर देंगे। एक्स मतलब क्या, पोजीशन, एक जगह। बोले अब ये जगह फिक्स रहेगी, मैं इसी जगह पे देखूंगा बस कि वेव कैसी बिहेव कर रही है। तो बस यहां पर ये बोले ऐसे रहेगी। अब देखो वक्त बोले, जब मान लो ये क्या बोलना चाह रहा, बोले जब वक्त 0 सेकेंड था, जब टाइम 0 सेकेंड था तो ये पार्टिकल कहाँ था, बोले बीम पोजीशन पे था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो ये पार्टिकल कहाँ गया, तो नीचे जाता गया। जब टाइम हो गया 2 सेकेंड तो पार्टिकल कहाँ था, नीचे था। और जब टाइम बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, पहुँच गया 4 सेकेंड तो वापस कहाँ गया, मीन पोजीशन पे, है ना। फिर टाइम और बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, और जब 6 सेकेंड हुआ तो कहाँ गया, ऊपर वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे। फिर टाइम बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, 8 सेकेंड तक चला गया, वापस क्या गया, मीन पोजीशन पे। फिर और बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, कहाँ है, निगेटिव वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे। फिर बाद में 12 सेकेंड वापस कहाँ है, मीन पोजीशन पे। बात समझ रहे क्या। आपने किस पे फोकस किया, पूरी वेव पर फोकस करे क्या,
आपने सिर्फ एक पार्टिकल पे फोकस किया, है कि नहीं? अच्छा एक बात बता, ये यहाँ से वापस निगेटिव पीक से वापस निगेटिव पीक पे आने के लिए कितना जो टाइम लगा, यहाँ से लेकर वापस यहाँ आने के लिए जो टाइम लगा है ना, वो कितना लगाऊंगा? 10 में से गया 2, बचा कितना? 8 सेकंड, है कि नहीं? कितना बचा? 8 सेकंड। देखो नहीं लगता कि इसको अपन टाइम पीरियड बोल सकते? इसको क्या बोल सकते? टाइम पीरियड, है ना? अरे भैया ये तो बोले क्या है? टाइम पीरियड है, क्योंकि नीचे जाके वापस नीचे आया ना, ये कोई भी एक एक्शन को दोबारा करने के लिए जो टाइम लगता तो उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, है ना? पूरा जाके वापस आ गया तो अब बोले टाइम पीरियड। तो बोले यार ये 8 सेकंड क्या है? टाइम पीरियड है। अब मान लीजिए नंबरों को भूल जा थोड़ी देर, अब भूल जा नंबरों को, मैं बोलूँगा ठीक है अगर ये टाइम स्मॉल टी है, अगर ये टाइम स्मॉल टी है तो देखो क्या लगता कि यहाँ से वापस यहाँ आने के लिए टाइम कितना लगाऊंगा? कैपिटल टी। अरे हाँ या ना? कितना लगाऊंगा? कैपिटल टी। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ जब वापस ही इधर आया होगा तब टाइम कितना हुआ होगा? देखो नहीं लगता स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी हो गया होगा? अरे भैया देख, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है? स्मॉल टी, है ना? जब वो पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे था, है ना? वापस पुराना वाला नंबर याद कर, यहाँ क्या लिखा हुआ था? 2 सेकंड लिखा हुआ था, है कि नहीं? और यहाँ क्या लिखा हुआ था? 12 सेकंड। और ये कितना लिखा हुआ था? 8 सेकंड, है कि नहीं? अरे भाई मैं बोलूँगा देख, ये जब निगेटिव पीक पर पहुँच गया था ये पार्टिकल, तब टाइम कितना हो रहा था? 2 सेकंड। वापस निगेटिव पीक पे जाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 8 सेकंड। मतलब जब वो वापस निगेटिव पीक पे पहुँचेगा तो उसको जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 8 नहीं हुए रे, 10 था वहाँ पर, है ना? हाँ 10 था, सॉरी। हाँ तो यहाँ पर जब मैं बोलूँगा वापस निगेटिव पीक पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 10 से 8 सेकंड। तो जब वो वापस निगेटिव पीक पे पहुँच जाएगा तब टाइम क्या हो जाएगा? 10 सेकंड। बात समझा ना? निगेटिव पीक पे था तब टाइम कितना हो रहा था? 2 सेकंड। मैं अकोला में था, टाइम कितना हो रहा था? 12 बजे। बालापुर पहुँचा तो जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, है कि नहीं? तो कितनी देर बाद पहुँचूंगा? 12:30 बजे। तो 12 + 30 मिनट्स दैट इज इक्वल टू 12:30, है ना? वही चीज यहाँ जब थे तो कितना? 2 सेकंड। वहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? कितना? 8 सेकंड। तो टाइम कितना हो जाएगा? 10 सेकंड। अब नंबरों में नहीं, अल्फाबेट में सोच, यहाँ टाइम कितना हो रहा? स्मॉल टी। यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? कैपिटल टी। तो जब यहाँ पहुँच जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा? स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, है कि? तो इस तरह से हम लोग ने बोला कि देखो वापस उसी फेज पे पहुँचने के लिए, उसी जगह पे पहुँचने के लिए, है ना, वापस उसी जगह पे पहुँचने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी टाइम लग जाएगा बोलेंगे तो। चलो पहले प्रॉपर लिख देता हूँ मैं। इधर ध्यान दो रे। पीरियड ऑफ एनी वेव इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मीडियम to attain the same phase। वापस से वही फेज अटेन करने के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ आपका वेव, जिसको आप कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? द जनरल, आप किसी भी इक्वेशन की जनरल वेव देखते हैं, जनरल इक्वेशन देखते हैं। द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी वेव, कोई भी वेव पकड़ लो, इज गिवन एज y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना? तो किसी भी वेव की जनरल इक्वेशन इस तरह से दी जा सकती है। एट x इक्वल्स टू 0 एंड फाइव इक्वल्स टू 0। जैसे कि हम लोग अभी पूरा पीरियड के बारे में स्टडी कर रहे हो, टाइम से रिलेटेड है,
पोजीशन का उसमें कोई काम नहीं, इनिशियल फेज एंगल का कोई काम नहीं, तो उसको मैं 0 मान के चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू -a साइन ओमेगा टी। अब बोले कैसा, अरे भाई x की वैल्यू 0, फाई की वैल्यू 0, बचेगा क्या, साइन ऑफ माइनस ओमेगा टी, माइनस साइन बाहर, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा वो होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। ओके, द पार्टिकल will attain the same displacement, हमको मालूम है पार्टिकल जो है सेम डिस्प्लेसमेंट हासिल कर सकता है आफ्टर कितनी देर के बाद, टाइम कैपिटल टी है ना, टाइम कैपिटल टी के बाद वापस से वही डिस्प्लेसमेंट पे आ जाता है। अगर निगेटिव पीक पे जा चुका था तो वापस से निगेटिव पीक पे आ जाता टाइम टी के बाद। तो मैं बोलूँगा देयरफॉर y को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, -a साइन ओमेगा स्मॉल टी, ओमेगा इंटू स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, या फिर -a साइन ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करो, ओमेगा इंटू स्मॉल टी प्लस ओमेगा इंटू कैपिटल टी। और तुमको नहीं लगता कि भैया देखो आप अगेन जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी साइन का फंक्शन 2 पाई एंगल के बाद सेम वैल्यू रिपीट करता है ना, एज any sine function repeats its value after 2 पाई रेडियन। देखो पहले y की इक्वेशन -a sin ओमेगा टी आई थी, बाद में y की इक्वेशन क्या आ रही है यहाँ पर, -a साइन ओमेगा इंटू टी प्लस ओमेगा इंटू कैपिटल टी। देखो y की वैल्यू सेम है ना, ओमेगा टी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मैं बोला ये तभी पॉसिबल है जब ओमेगा इंटू कैपिटल टी की वैल्यू क्या रहेगी, फिर ओमेगा इंटू कैपिटल टी की वैल्यू क्या रहेगी, 2 पाई, क्योंकि सिर्फ जब ओमेगा इंटू कैपिटल टी की वैल्यू 2 पाई रहेगी, ध्यान दो बेटा, बाद में लिखते बैठना आपने, ओमेगा इंटू कैपिटल टी की वैल्यू क्या रहेगी, 2 पाई, तभी ये पॉसिबल है कि ये वापस से सेम वैल्यू दे सकता। बात समझ रहे हैं आप, है ना। साइन इसको अगर 2 पाई जोड़ोगे तो वो सेम वैल्यू को क्या करेगा, रिपीट करेगा, है ना। तो बोले देखो ठीक है ये y आया, यहाँ पर भी y है, मतलब सेम वैल्यू आया, रिपीट हुआ। ये कब पॉसिबल है, जब ओमेगा टी के आगे क्या जुड़ेगा, 2 पाई, ओमेगा टी के आगे क्या जुड़ा, ओमेगा इंटू कैपिटल टी, ये रिपीट करा, इसका मतलब इस चीज की वैल्यू किसकी बराबर है, 2 पाई के बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये मेरे पास वो जो फॉर्मूला था टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा वेव के अंदर जो 2 पाई बाय ओमेगा, जो सर्कुलर मोशन में भी ये फॉर्मूला आया था, हाँ, मगर वो अलग कंसेप्ट था, वो सर्कुलर मोशन से जुड़ा हुआ था। ये वेव के अंदर फॉर्मूला वही बना, थोड़ा बहुत मीनिंग भी वही सेम है ना, बट वहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि ये किस तरह से आया इसमें कंसेप्ट, तो ये इसका डेरिवेशन है, टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी that indicates angular displacement of oscillating particle per unit time, that represents angular displacement ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल पर यूनिट टाइम। ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। ओके, जैसे कि मान लो 1 सेकेंड में एक पार्टिकल सिर्फ ऊपर तक गया, 1 सेकेंड में एक पार्टिकल सिर्फ ऊपर तक गया, मीन से एक्सट्रीम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, π/2 90 डिग्री। तो मैं बोलूँगा अच्छा 1 सेकेंड में से ऊपर तक गया, तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है π/2 रेडियन पर सेकेंड, π/2 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा मान लो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, वापस मीन पे आ गया 1 सेकंड के अंदर, तो बोले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फिर 180 डिग्री पाई। तो मैं बोलूँगा भैया उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ पाई रेडियन पर सेकंड। मान लो वो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम से जाकर वापस मीन, फिर निगेटिव से एक्सट्रीम से भी जाकर वापस आ गया, तो बोले भाई अब कितना है,
तो बोले 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर मिनट। और मैं कहूँगा लीनियर फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज लीनियर फ्रीक्वेंसी। कि वो पार्टिकल जो ऊपर नीचे उछल रहा है 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन करता है उसे अपन कहते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी, उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। और n जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है, n जो है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, और साथ ही साथ ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n होता है, ये फॉर्मूला है। एन बोलो नू बोलो, एक ही बात बोल सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज इट, यहाँ पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगला जो रहेगा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, है ना, इंशाल्लाह कल मैं पूरा लूँगा उसको विथ न्यूमेरिकल्स, थोड़ा सा बड़ा है बट हो जाएगा जी।